हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वन लाइनर प्रश्न है वह लेके आए हैं। किस कक्षा के लिए? कक्षा 10वीं के लिए। और किस सत्र के लिए? सत्र 2024-25। और ये जो वन लाइनर प्रश्न है ये विद्यार्थी के लिए के जो परीक्षा के लिए की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आपको 30 अंक के क्वेश्चन पूछते हैं उन 30 अंक के क्वेश्चनों के लिए बहुत ही वन लाइनर प्रश्न है। और ये कक्षा 10वीं सत्र 2024-25 और विषय कौन सा है आपका? विषय हिंदी। विषय हिंदी के ये वन लाइनर प्रश्न है वो आपको बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने पद खंड के अंतर्गत पार्ट 1 से 6 तक पार्ट के वन लाइनर प्रश्न बताए थे। अब ये आपका जो क्या है खंड गद्य खंड, इसके पहले हमने पद खंड बताया था, ये गद्य खंड है। और इसमें आप देखेंगे ये दिया है ना आपका लोक शिक्षण संचालय भोपाल। और इस वन लाइनर प्रश्नों को किसने तैयार किया है? लोक शिक्षण संचालय भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा तैयार किया गया है। इसलिए आपको तैयारी इससे कीजिए जिससे आपके 30 अंक आसानी से प्राप्त कर सकें। तो चलिए देखते हैं वन लाइनर प्रश्न किसके हैं। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड। कौन सा खंड है ये? गद्य खंड। इसके पहले हमने आपको कौन सा खंड बता दिए थे? ये आपका गद्य खंड है। और इसके पहले के वीडियो में हमने पद खंड बताए थे। पद खंड के प्रश्न जो थे उसके 6 पार्ट थे वह बताए थे। ये आपका गद्य खंड है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका गद्य खंड विषय क्रम दिया हुआ है और ये क्षितिज भाग 2 है। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 10वीं के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए विषय क्रम क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपका सरल क्रमांक, पाठ का नाम, लेखक का नाम, विधा का नाम और महा दिया है। तो देखिए यहाँ पे पार्ट 1 गद्य खंड का पार्ट 1 क्या था? नेताजी का चश्मा। क्या दिया हुआ है? ये आपका नेताजी का चश्मा। तो इसमें देख लीजिए नेताजी के चश्मे में के लेखक कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है, तो आप बता सकते हैं स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा के लेखक कौन हो गए? स्वयं प्रकाश। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो पाठ नेताजी का चश्मा किस विधा का नाम है, तो ये विधा है आपकी कौन सी विधा आएगी? कहानी विधा। इसके बाद सेकंड पार्ट है आपका बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है या खालिस्तान सत्य असत्य विकल्प है आपकी सही जोड़ी है उसमें पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है, तो आप बता सकते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। और ये विधा कौन सी है? इनकी विधा जो है रेखा चित्र। आपसे ये पूछ सकता है प्रश्न में कि बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो किस विधा में, तो आप बताएंगे रेखा चित्र। नेक्स्ट तीसरा पार्ट है लखनवी अंदाज। इसके लेखक का नाम है यशपाल और ये विधा का नाम क्या हो गया? व्यंग। इसी प्रकार चौथा पार्ट का नाम है एक कहानी यह भी। चौथा पार्ट क्या है आपका जो गद्य खंड के अंतर्गत आता है क्षितिज भाग 2 का, वो चौथा पार्ट एक कहानी यह भी किसकी है? मन्नू भंडारी की। और ये विधा कौन सी आएगी? आत्मकथा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है? नौबत खाने में इबादत। क्या कह रहा है? नौबत खाने में इबादत। और इसके लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र और ये विधा का नाम है व्यक्ति चित्र। इसके बाद छठवां पार्ट है संस्कृति। छठा पार्ट क्या है? संस्कृति। और इसके लेखक का नाम है भद्दत्त आनंद कौशल्यान और ये कौन सी विधा है? निबंध। तो इस प्रकार से आपका जो विषय क्रम जो दिया गया था, पाठ का नाम, पार्ट 1 नेताजी के चश्मा के लेखक का नाम क्या है, उसकी विधा बताए। इसी प्रकार पार्ट 2 से लेकर ये सभी चीजें आपको बता दिए। इसके बाद जो आपका वन लाइनर प्रश्न है वह देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वन लाइनर प्रश्न किसके। गद्य खंड पार्ट 1 का नाम क्या है आपका? पार्ट 1 है नेताजी का चश्मा और इसके लेखक का नाम आपको मालूम होना चाहिए। पार्ट 1 नेताजी का चश्मा के लेखक का नाम क्या है? स्वयं प्रकाश। ये याद हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे स्वयं प्रकाश जो लेखक है उनके बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट बताया स्वयं प्रकाश का जन्म, जो लेखक स्वयं प्रकाश है उनका जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ था। पार्ट 1 नेताजी का चश्मा के लेखक का नाम क्या है? स्वयं प्रकाश। और स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में कहां पे हुआ था? सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद स्वयं प्रकाश जी के बारे में फिर बताया गया है। स्वयं प्रकाश जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके, जो स्वयं प्रकाश जी है उन्होंने किसकी पढ़ाई किए थे? मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। फिर स्वयं प्रकाश ने, जो स्वयं प्रकाश जी है कौन है? नेताजी का चश्मा के लेखक, उन्हें वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य किया। स्वयं प्रकाश जी ने किसका? वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य किया। स्वयं प्रकाश, अगला पॉइंट है स्वयं प्रकाश 8वें दशक में उभरे हुए समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। क्या है? स्वयं प्रकाश 8वें दशक में, कौन से दशक में कह रहा है इसमें? 8वें दशक में उभरे हुए समकालीन कहानी के, कौन सी कहानी के? समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर या महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। इसके बाद स्वयं प्रकाश के 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। जो लेखक जी है नेताजी का चश्मा के जो लेखक है स्वयं प्रकाश जी, उन्हें 13 कहानी, कितनी कहानी? 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं उनके। उसके बाद सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान आदि स्वयं प्रकाश जी की उल्लेखनीय रचना है।
आपसे पूछ सकता है एक प्रश्न कि स्वयं प्रकाश जी की उल्लेखनीय रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप बता सकते हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संसाधन। ये जितनी भी हैं ये स्वयं प्रकाश जी, जो लेखक स्वयं प्रकाश जी है उनकी उल्लेखनीय क्या है, रचनाएं हैं। उसके बाद दिया है स्वयं प्रकाश के चर्चित उपन्यास। देखिए स्वयं प्रकाश जी एक लेखक है और उनके चर्चित उपन्यास कौन से हैं, बीच में विनय और ईंधन। ये क्या है, स्वयं प्रकाश जी के क्या है, चर्चित उपन्यास के नाम पूछ सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्वयं प्रकाश जी के चर्चित उपन्यास के नाम क्या है, बीच के विनय और ईंधन है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है स्वयं प्रकाश जी के बारे में। ध्यान दीजिए इसमें, स्वयं प्रकाश को पहल सम्मान, जो स्वयं प्रकाश जी है को पहल सम्मान वनमाली पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। देखिए स्वयं प्रकाश जी को क्या किया गया, पहले जो पहल सम्मान है उनके कौन से, पहल सम्मान हो गया, वनमाली पुरस्कार हो गया, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है स्वयं प्रकाश जी का निधन, जो स्वयं प्रकाश जी लेखक हैं उनका निधन कब हुआ, सन 2019 में हुआ। आपको यह ध्यान रखना है कि स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, 1947 में हुआ था, और स्वयं प्रकाश जी का निधन कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, तो सन 2019 में हुई। इसके बाद स्वयं प्रकाश मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे लेखक हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है स्वयं प्रकाश मध्यवर्ती जीवन के कुशल खालिस्तान लेखक हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा चितेरे। इससे आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न बना सकता है, इसलिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि स्वयं प्रकाश मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे लेखक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, सामाजिक जीवन में जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। क्या कह रहा है इस पॉइंट में, स्वयं प्रकाश की कहानी, स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, सामाजिक जीवन में जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्वयं प्रकाश की कहानियां रोचक किस्सागोई, जो स्वयं प्रकाश की कहानियां कैसी हैं, रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई हैं। कौन सी शैली में लिखी गई हैं आपको मालूम होना चाहिए, किस्सागोई शैली में लिखी गई हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियां रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसी का पॉइंट है नेताजी का चश्मा, पाठ का नाम क्या है, नेताजी का चश्मा, और इस पाठ को किसने लिखा है, स्वयं प्रकाश ने लिखा है, और ये क्या है, कौन सी विधा है, कहानी विधा है। तो देखिए यहां पॉइंट में क्या दिया, नेताजी का चश्मा पाठ कहानी विधा में लिखा गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेताजी का चश्मा पाठ खालिस्तान विधा में लिखा गया, तो आप बता सकते हैं नेताजी का चश्मा पाठ कहानी विधा में लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेताजी का चश्मा कहानी, जो नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। देखिए इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि नेताजी का चश्मा, जो नेताजी का चश्मा कहानी है उसे कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से, किसके माध्यम से, चश्मे वाले, कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। इस प्रकार से बच्चों ये पॉइंट आपका हुआ। देखिए जो आपको हम वन लाइनर प्रश्न बता रहे हैं, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वन लाइनर प्रश्न हमने अपने मन से नहीं बनाए। ये प्रश्नों को राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा ही बनाया गया है, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के वीडियो भाग 1 में हमने आपको इससे संबंधित पद खंड, ये कौन सा खंड बता रहे हैं हम, गत खंड बता रहे हैं, और क्षितिज भाग 2 का पद खंड के हमने 6 पार्ट बता चुके हैं। इसके पहले भाग 1 में, ये भाग 2 है, भाग 2 में हम आपको इसके भी जो गद्य खंड के जितने भी पार्ट है उनके बारे में वन लाइनर प्रश्न बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। देखिए क्या कह रहा है वन लाइनर पॉइंट जो है आपका ये, हालदार साहब हर 15वें दिन, हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से कस्बे से गुजरते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव देशभक्ति की भावना है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव खालिस्तान की भावना से है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव देशभक्ति की भावना से है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चश्मे वाले का नाम खालिस्तान था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, चश्मे वाले का नाम कैप्टन था। यहाँ पॉइंट में कह दिया चश्मे वाले का नाम कैप्टन था, या किसका नाम कैप्टन था, तो आप बता सकते हैं चश्मे वाले का नाम कैप्टन था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। ये आपको खालिस्तान विकल्प या एक वाक्य में पूछ सकता है कि प्रश्न कैसे बनाएगा कि खालिस्तान के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी, या आपसे ऐसा पूछ सकता है कि कस्बे के चौराहे पर खालिस्तान की प्रतिमा लगी थी,
या किसकी प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर लगी थी। ये इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन वन लाइनर प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है, जिससे आपको किसी प्रकार से पूछा जाए तो इसका आंसर बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या दिया है प्रश्न आपका, पॉइंट क्या दिया, कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। ये आपको मालूम होना चाहिए, जो कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी, प्रतिमा मीन्स मूर्ति लगी थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बता सकते हैं और इस प्रश्न को उत्तर आसानी से दे सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, प्रतिमा मीन्स मूर्ति नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। ये जो आपका प्रश्न है आपको 2022 में पूछा गया है, खालिस्तान के रूप में पूछा गया हो, या सत्य असत्य में पूछा गया हो, या सही विकल्प में पूछा गया, या एक वाक्य में। ये प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र, पॉइंट क्या है यहाँ पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है एक वाक्य में कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा खालिस्तान द्वारा या किसके द्वारा लगवाई गई थी, तो आपका आंसर आ जाएगा नगर पालिका। तो इस प्रकार से ये वन लाइनर प्रश्न है, इनको आप एक बार पढ़ना है, आपको ऑटोमेटिक बन जाएंगे और आसानी से आप 30 अंक ले लेंगे। 30 अंक जिस बच्चे ने ले लिया तो पास हो गया। चलिए देखते हैं आगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा खालिस्तान से बनी थी। प्रश्न पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की प्रतिमा खालिस्तान से बनी थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा संगमरमर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा संगमरमर से बनी थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे याद आने लगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिखी, उसको देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे याद आने लगे। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या नेक्स्ट पॉइंट, कैप्टन का काम चश्मे बेचने का था। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कैप्टन का काम चश्मे बेचने का था। इसको आपको खालिस्तान सत्य असत्य में पूछ सकता है कि कैप्टन का काम चश्मे बेचने का नहीं था, सत्य असत्य, या खालिस्तान का काम चश्मे बेचने का था, या किसका काम चश्मे बेचने का था, तो आपका उत्तर कैप्टन आ जाएगा। तो कैप्टन का काम क्या था, चश्मे बेचने का था। नेक्स्ट पॉइंट है, हालदार साहब के चेहरे पर, प्रश्न क्या है, हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। तो आपसे यहां पर प्रश्न पूछ सकता है किसके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, या खालिस्तान के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, या आपको यह कह सकता है कि हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, सत्य असत्य। इस प्रकार से आप कोई प्रश्न बना सकते हैं। तो यहां पे किसके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, तो आप बता सकते हैं हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। नेक्स्ट पॉइंट है, नेताजी की मूर्ति फौजी वर्दी में थी। जो नेताजी की मूर्ति बनाई गई थी वह कैसी वर्दी में थी, तो आप बता सकते हैं फौजी वर्दी में थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किसमें थी, फौजी वर्दी में थी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम खालिस्तान था। आपसे पूछा जा सकता है कि नेताजी की मूर्ति या प्रतिमा बनाने वाले का नाम खालिस्तान था, तो आप बता सकते हैं उसका नाम क्या था, मोतीलाल था। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। यह प्रश्न आपको सन 2023 में पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। तो ये वही प्रश्न आपको देखिए यहाँ पे, ये जो प्रश्न है वन लाइनर प्रश्न, ये बोर्ड द्वारा बनाए गए। आप इससे अच्छे से तैयारी कर लीजिए तो आपके 30 अंक तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों के द्वारा लगाया गया था। क्या है, प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसके द्वारा लगाया गया था, बच्चों द्वारा लगाया गया था। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिए कि जो प्रतिमा है, प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों द्वारा लगाया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नेताजी की मूर्ति खालिस्तान फुट ऊंची थी, तो आप बता देंगे नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। और इसे भी आपको परीक्षा 2024 में पूछा गया है। जो पिछले वर्ष 2024 की परीक्षा हुई थी मध्य प्रदेश बोर्ड की, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था कि नेताजी की मूर्ति खालिस्तान ऊंची थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा जो नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने वाले ड्राइंग मास्टर मोतीलाल थे। देखिए, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने वाले ड्राइंग मास्टर कौन थे, तो मोतीलाल। आपको मालूम होना चाहिए जो नेताजी की मूर्ति जो बनाई गई थी उसकी ड्राइंग मास्टर कौन है, या उनकी प्रतिमा जो बनाई गई थी उसके ड्राइंग मास्टर कौन है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, उनके ड्राइंग मास्टर है मोतीलाल थे। नेक्स्ट है, ये प्रश्न भी आपका 2022 में पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर चश्मा नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस या नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर चश्मा नहीं था। आपसे पूछा जा सकता सत्य असत्य। फिर नेक्स्ट देखिए, चश्मे वाले की भक्ति के सामने हालदार साहब नतमस्तक थे। जो चश्मे वाले की भक्ति थी उनके सामने कौन, हालदार साहब नतमस्तक थे। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है,
देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व देश प्रेम के कारण सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे। देखिए, देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और देश प्रेम के कारण, किसके कारण? देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और देश प्रेम के कारण सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इसके बाद ये आपका पार्ट 1 था, किसका? गद्य खंड का पार्ट 1 था, जिसमें आपको हमने कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न बताए। इसके बाद जो पार्ट 1 था आपका नेताजी चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश हैं और इसके वन लाइनर प्रश्न बताए। अब इसके बाद पार्ट 2 किस खंड का? ये गद्य खंड। इसके पहले पद खंड के जो पार्ट 1 से 6 तक के प्रश्न जो थे वन लाइनर प्रश्न, वह हमने आपको इसके पहले के वीडियो भाग 1 के बता दिए हैं। और यदि आपको हमारे इस प्रकार के प्रश्न देखना है या आपकी बोर्ड परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखना है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 का नाम है बाल गोविंद भगत। पार्ट 2 आपका क्या है? बाल गोविंद भगत। और इस पार्ट के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत पार्ट के लेखक कौन है या राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा कौन सा पार्ट लिखा गया है, तो ये बता देंगे बाल गोविंद भगत पार्ट के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। और जिनका जन्म जो लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, जिनका जन्म कब हुआ है? 1899 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1968 में। तो आप बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी, और जिनका जन्म 1899 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। और उनकी विधा का नाम है रेखा चित्र, जिसे गोल विधा कहते हैं। इस प्रकार से आपको ये मालूम होना चाहिए किसके बारे में? राम वृक्ष बेनीपुरी जो लेखक है, उनका पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, उनका जन्म 1899 में हुआ था और मृत्यु 1968 में हुई थी। और उनकी विधा जो गोल विधा है उसका नाम है रेखा चित्र। अब देखिए यहाँ पे कुछ वन लाइनर प्रश्न है, उन्हें देख लेते हैं। वन लाइनर जो प्रश्न है उनके उत्तर। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। देखिए, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म 1899 में हुआ था और कहाँ हुआ था? जिनका जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी ने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जो राम वृक्ष बेनीपुरी लेखक जी हैं, उन्होंने 10वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। फिर से एक बार रिपीट करके बता रहे हैं। जो आपका पार्ट 2 है, बाल गोविंद भगत, जिनके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म 1899 में हुआ था और कहाँ हुआ था? उनका जन्म बिहार राज्य के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। और राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की और 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। 15 वर्ष की अवस्था में राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी थे, उनकी उम्र क्या थी? 15 वर्ष की उम्र में ही उनकी जो रचनाएं पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। राम वृक्ष बेनीपुरी ने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा आदि दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। देखिए बच्चों, इसमें जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, उन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा आदि दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। जो हमारे लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी का जो साहित्य है बेनीपुरी रचनावली, किसमें? आप देखेंगे बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या दिया नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे? राम वृक्ष बेनीपुरी के महत्वपूर्ण रचनाएं। जो राम वृक्ष बेनीपुरी की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? पत्तियों के देश में, ये क्या है? उपन्यास है। राम वृक्ष बेनीपुरी की महत्वपूर्ण रचनाओं में पहली रचना क्या है? पत्तियों के देश में, इस क्या है? उपन्यास। दूसरा चिता के फूल कहानी, अम्बपाली ये एक नाटक है। माटी के मूर्तें रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें आदि। और यहां से आपको 2022 में प्रश्न पूछा गया है। फिर अगला पॉइंट क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी की विशिष्ट शैलीकार होने का, राम वृक्ष बेनीपुरी को विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसे विशिष्ट शैलीकार, कौन विशेष शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर कहा जाता है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी को विशिष्ट शैलीकार होने के कारण खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कलम का जादूगर। और इस प्रश्न को भी 2024 में पूछा गया है। इस पॉइंट के जो प्रश्न बनते हैं इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। फिर अगला पॉइंट है, बाल गोविंद भगत रेखाचित्र सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। जो बाल गोविंद भगत है वह रेखाचित्र सामाजिक रूढ़ियों पर क्या करता है? प्रहार करता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण बीमारी था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण खालिस्तान था, तो आपका उत्तर में हो जाएगा बीमारी। यानी इससे आपको सत्यासत्य सही विकल्प एक वाक्य में उत्तर प्रश्न बना के पूछा जा सकता है। तो आपके पॉइंट है, वन लाइन पॉइंट याद होना चाहिए। बाल गोविंद भगत कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि बाल गोविंद भगत खालिस्तान के आदर्शों पर चलते थे या बाल गोविंद भगत कबीरदास के खालिस्तान पे चलते थे। इस प्रकार के प्रश्न आपके बना के पेपरों में पूछे जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये 2022 में पूछा गया था, 2024 में इसके ऊपर ही बताए थे हमने, इसलिए आप वन लाइनर प्रश्नों को तैयार कीजिए, आपको समय कम लगेगा। चलिए इसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है बाल गोविंद भगत का एक लौता बेटा सुस्त और बोधा था। क्या पूछा गया बताया है इसमें, जो बाल गोविंद भगत का एक लौता बेटा कैसा था, सुस्त और बोधा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गोविंद भगत अपनी जीविका खेती बाड़ी करके चलाते थे। जो बाल गोविंद भगत जी थे वे अपनी जीविका कैसी चलाते थे, खेती बाड़ी करके चलाते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। जो बाल गोविंद भगत थे वो किसे, कबीर को साहब मानते थे और कबीर के ही पद गाते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे और कबीर के ही पद गाते थे। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत गाते समय खजड़ी बजाते थे। देखिए जो बाल गोविंद भगत जी हैं वे गाते समय क्या करते थे, खजड़ी बजाते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गोविंद भगत अपने खेतों में धान की रोपड़ी करते थे। जो बाल गोविंद भगत जी हैं वे अपने खेतों में क्या करते थे, धान की रोपड़ी करते थे। किसकी रोपड़ी करते थे, धान की रोपड़ी करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। जो बाल गोविंद भगत जी हैं मंझोले कद के, ना ज्यादा ऊंचे ना ज्यादा नीचे, और कैसे थे, गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भगत कबीर पंथियों की सी कनपटी, बाल गोविंद भगत कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी एवं गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे। बाल गोविंद जी भगत क्या करते थे, कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी एवं गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे। बाल गोविंद नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगा रहता था। देखिए बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा किसका, रामानंदी चंदन लगा रहता था। फिर देखिए बाल गोविंद भगत की प्रभातियां, जो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक मास से शुरू होकर फागुन मास तक चलती थी। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक मास से शुरू होकर फागुन मास तक चलती थी। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी और प्रेमिका का संबंध मानते थे। जो बाल गोविंद भगत जी है वे आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया आगे। कुहासा शब्द का अर्थ कोहरा है। देखिए यहाँ पे जो कुहासा शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, कोहरा होता है, और ये इस प्रकार का प्रश्न आपको 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व की ओर से बहने वाली हवा पूर्वाई कहलाती है। जो पूर्व से बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, पूर्वाई कहलाती है। इसके बाद निस्तब्धता का शाब्दिक अर्थ है सन्नाटा। निस्तब्धता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सन्नाटा। नेक्स्ट पॉइंट है, सवेरे किया जाने वाला जलपान, जो सवेरे किया जाने वाला जलपान क्या कहलाता है, कलेवा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रातः काल की लालिमा लोही कहलाती है। जो प्रातः काल की लालिमा है वो क्या कहलाती है, लोही कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या वन लाइनर पॉइंट क्या दिया हुआ, देखिए भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि एक लौते पुत्र की मृत्यु के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई ना था। और इसे 2022 और 2024 में पूछा गया है। अब किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है आप प्रश्न पत्र में देख सकते हैं। इसी संबंध में प्रश्न पूछा गया है कि भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जो भगत है उसकी पुत्र वधु किसको, भगत को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इकलौते पुत्र की मृत्यु, जो उनका इकलौता पुत्र था, उनकी मृत्यु के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई ना था। नेक्स्ट, इसे भी 2022 में पूछा गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा सरल एवं व्यवहारिक हिंदी है। जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी लेखक हैं उनकी भाषा कैसी है, सरल एवं व्यवहारिक हिंदी है। भाषा में तत्सम तद्भाव के साथ अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसी का पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, चलिए पार्ट 3 में दिया है। पार्ट 3 का नाम है लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल 2023।
में पूछा गया है। ये प्रश्न कब पूछा गया? 2023 में। कि लखनवी अंदाज के लेखक का नाम क्या है? यशपाल। जिनका जन्म कब हुआ था? 1903 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1976 में हुई थी। और इनकी विधा का नाम क्या है? व्यंग्य विधा है, जिसे गोल विधा भी कहते हैं। यशपाल का जन्म कब हुआ था? यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। जो लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यशपाल जो है लेखक यशपाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कागड़ा में तथा बीए शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्राप्त की। यशपाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहां पे? कांगड़ा में तथा बीए शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्राप्त की। इसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। देखिए यहाँ पे भगत जी के बारे में बताया गया है और जो यशपाल जी के बारे में बताया गया है कि यशपाल जी कौन है। जो पार्ट 3 है आपका, पार्ट 3 लखनवी अंदाज। पार्ट 3 का नाम क्या है? लखनवी अंदाज के लेखक का नाम है यशपाल, जिनका जन्म 1903 में हुआ था और मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। कब हुआ था? 1903 में। यशपाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कागड़ा में तथा बीए शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्राप्त की। लाहौर के नेशनल कॉलेज में, जो लाहौर का नेशनल कॉलेज था, में यशपाल जी का परिचय किससे हुआ? भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट आगे देखने क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, यशपाल स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा में जुड़ाव के कारण जेल भी गए। जो लेखक यशपाल थे वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण कहां गए? जेल भी गए थे। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की झलक मिलती है तथा यशपाल यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। इसके बाद यशपाल के कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। फिर दिया झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात आदि यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं। तो ये यशपाल जी के प्रमुख उपन्यास हैं, आपको ये दिए गए और इससे संबंधित प्रश्न आपको 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। लखनऊ का क्या प्रसिद्ध है? तो आप बता देंगे लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, लेखक यशपाल कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। लेखक यशपाल कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, लेखक यशपाल ने सेकेंड क्लास ट्रेन का टिकट लिया। जो लेखक यशपाल थे उन्होंने कौन सी क्लास? सेकेंड क्लास ट्रेन का टिकट लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सफेद पोश का शाब्दिक अर्थ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? सफेद पोश का शाब्दिक अर्थ भद्र व्यक्ति होता है। सफेद पोश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थ भद्र व्यक्ति होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपका पार्ट 4 है। पार्ट 4 क्या दिया है? पार्ट 4 का नाम क्या है? एक कहानी यह थी। इसके लेखक का नाम क्या हो गया? मन्नू भंडारी, जिनका जन्म 1931 में हुआ था और मृत्यु 2021 में हुई है। तो देखिए मन्नू भंडारी का जन्म गांव भानपुरा था और जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। तो ये प्रश्न भी, इससे संबंधित प्रश्न भी आपको 2022 में पूछा गया है। तो देखिए पार्ट 4 का नाम क्या है? एक कहानी यह थी, जिसके लेखक का नाम क्या है? मन्नू भंडारी, जिनका जन्म कब हुआ था? सन 1931 में और मृत्यु कब हो गई उनकी? 2021 में। और मन्नू भंडारी जी का जन्म गांव, जो मन्नू भंडारी जी हैं उनका जन्म गांव कौन सा है? भानपुरा, जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट भी दिया है, हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज आदि। देखिए जो मन्नू भंडारी जी हैं, हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं क्या है? एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह है ये, आपका बंटी, महाभोज उपन्यास इत्यादि हैं। और इससे संबंधित प्रश्न 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, मन्नू भंडारी ने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी है। जो मन्नू भंडारी जी हैं ने क्या किया? फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिक जो आते हैं के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है मन्नू भंडारी जी के बारे में। मन्नू भंडारी की रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी, देखिए मन्नू भंडारी की रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मन्नू भंडारी आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया। जो मन्नू भंडारी के आंदोलनकारी जो व्यवहार थे उससे तंग आकर किसने? प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया। फिर चैनेन्द्र का
सुनीता उपन्यास, जैनेन्द्र का सुनीता उपन्यास मन्नू भंडारी को बहुत अच्छा लगा। जो जैनेन्द्र हैं, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास? सुनीता उपन्यास मन्नू भंडारी को बहुत अच्छा लगा। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। जो मन्नू भंडारी जी हैं उनके पिता रसोई को क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार हैं। देखिए यहाँ पे जो मन्नू भंडारी जी हैं उनकी बड़ी बहन का नाम क्या है? सुशीला था। और मन्नू भंडारी जी मूलतः एक कहानीकार हैं। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की हिंदी विषय की प्राध्यापिका थी। आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है, क्या प्रश्न किया जा सकता है कि मन्नू भंडारी जी की जो हिंदी विषय की प्राध्यापिका का नाम क्या है? तो आप बता देंगे शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की हिंदी विषय की प्राध्यापिका थी। फिर नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव से हुआ था। जो मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ था? राजेंद्र यादव से हुआ था। नेक्स्ट, भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज झूठा सच उपन्यास को माना गया। देखिए, भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज झूठा सच उपन्यास को माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला पॉइंट बताया गया है, इसमें क्या है? शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि। जो उनकी शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1943 को देश का स्वतंत्र होना। इसके बाद नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके पिता एवं हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। इसको भी इससे संबंधित प्रश्न आपको 2023 में पूछा गया है। किससे संबंधित? कि मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके पिता एवं हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से ये आपका पार्ट 4 के जो वन लाइनर प्रश्न थे वह कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है आपका? पार्ट 5 का नाम क्या है? नौबत खाने में इबादत। पार्ट 5 का नाम क्या है? नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। जिसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, और जिनका जन्म 1977 में हुआ था। जिनका जन्म 1977 में हुआ, यानी अभी वे जीवित है। और उनकी विधा का नाम है व्यक्ति चित्र गौड़ विधा। देखिए, यतीन्द्र मिश्र का जन्म अयोध्या के उत्तर प्रदेश में हुआ। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योडी पर आलाप। फिर नेक्स्ट है, यतीन्द्र मिश्र ने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। देखिए, यतीन्द्र मिश्र ने शास्त्रीय गायिका कौन? गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। फिर नेक्स्ट है, नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक वस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्रण है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बता रहा है? नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक वस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर एक रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। इसके बाद देखिए, बिस्मिल्लाह खान की 80 वर्ष की उम्र में साधना चलती रही। बिस्मिल्लाह खान की 80 वर्ष की उम्र में साधना चलती रही। फिर नेक्स्ट आगे पॉइंट क्या दिया देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया यहाँ पे आपका, यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार थे। जो यतीन्द्र मिश्र हैं वे शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। वस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध थे। जो वस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो किसके लिए? शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खान का वास्तविक नाम अमीरुद्दीन था। जो बिस्मिल्लाह खान का वास्तविक नाम क्या था? अमीरुद्दीन था। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है और रीड अंदर से पोली होती है। जो शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? रीड का प्रयोग होता है, और रीड अंदर से कैसी होती है? पोली होती है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया है, रीड नरकट एक प्रकार की घास। रीड और नरकट क्या है? एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो सोन नदी के किनारे पाई जाती है। देखिए बच्चों, इसमें क्या बताया है? रीड नरकट से बनाई जाती है। रीड किससे बनाई जाती है? नरकट से बनाई जाती है, जो सोन नदी के किनारे पाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बिस्मिल्लाह खान वस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। बिस्मिल्लाह खान वस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। फिर इसके बाद अमीरुद्दीन की शहनाई गुरु अली बख्श खान थे। जो अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु, जो अमीरुद्दीन किसका नाम था आपको बता ही दिए थे। और जो बिस्मिल्लाह खान का वास्तविक नाम क्या है? अमीरुद्दीन। और अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? अली बख्श खान थे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खान का वास्तविक नाम क्या है, तो आप बता देंगे अमीरुद्दीन था।
और अमीरुद्दीन जो है बिस्मिल्लाह खान के शहनाई गुरु कौन है? तो आपका उत्तर में आ जाएगा अली बख्श खान थे। बिस्मिल्लाह खान की पसंदीदा हीरोइन, जो बिस्मिल्लाह खान जी है उनकी पसंदीदा हीरोइन कौन थी? सुलोचना थी। काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी क्या है? संस्कृति की एक पाठशाला है। शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से विख्यात है। शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से विख्यात है। बिस्मिल्लाह खान की अपार श्रद्धा काशी विश्वनाथ में थी। जो बिस्मिल्लाह खान थे उनकी अपार श्रद्धा किसमें थी? काशी विश्वनाथ में थी। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान को, जो बिस्मिल्लाह खान थे, बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खान को किस रत्न से? भारत रत्न के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। पंचगंगा घाट काशी में स्थित है। जो पंचगंगा घाट कहां पे स्थित है? तो आप बता देंगे पंचगंगा घाट काशी में स्थित है। काशी में मरण भी और मंगल माना गया है। काशी में मरण भी, मरना भी क्या माना गया है? मंगल माना गया है। काशी में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे क्या माना जाता है? मंगल, बहुत अच्छा माना जाता है। इस धरती पर शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। इस धरती पे, जो ये धरती है, इस पर शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है इसके आगे। आगे दिया है आपका काशी में, क्या बताया इसमें? काशी में संगीत आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। जो काशी है उसमें संगीत का आयोजन एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक माना जाता है। जो बिस्मिल्लाह खान है उनको शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक माना गया है। शहनाई शुभ कार्यों में बजाई जाती है, और जो शहनाई रहती है वो किसमें बजाई जाती है? शुभ कार्यों में बजाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शहनाई को सुशीर वादों का शाह, शहनाई को सुशीर वादों में शाह की उपाधि दी गई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फूंक कर बजाए जाने वाले सुशीर वाद्य यंत्रों में बांसुरी है, शहनाई है, नागस्वरम है और बीन है। इसके बाद नेक्स्ट है, आघात से बजाए जाने वाले धातु वाद्य यंत्र में, जो आघात से बजाए जाने वाले धातु वाद्य यंत्र में कौन कौन से हैं? झांझ, मजीरा, घुंघरू हैं, जिन्हें घन वाद कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चमड़े से मड़े औनद वादों में तबला है। जो चमड़े से बनाए जाने वादों में, जो चमड़े से बनाए जाते हैं उन वादों में कौन कौन से आ जाएंगे? तबला, ढोलक, मृदंग आदि। और इससे संबंधित प्रश्न 2022 में पूछा गया है। फिर देखिए, डुमराव में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ, तथा शहनाई को बजाने में काम आने वाली रीड के लिए घास भी डुमराव में पाई जाती है। और इससे संबंधित प्रश्न आपको 2023 में पूछा गया है। इसके बाद इस पार्ट का अंतिम वन लाइनर प्रश्न है, क्या है? बिस्मिल्लाह खान हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। खालिस्तान हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो बिस्मिल्लाह खान थे वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। और इससे संबंधित प्रश्न 2024 से पूछा गया है। इस प्रकार से आपको वन लाइनर पार्ट 6 के बताए गए। इसके बाद पार्ट 5 के वन लाइनर बताए गए। अब इसके बाद आपको पार्ट 6 के वन लाइनर बताएंगे। उससे पहले आपका पार्ट 6 का नाम क्या है आपको मालूम होना चाहिए। तो आपके पार्ट 6 का नाम क्या है? संस्कृति, और उसके लेखक है भदंत आनंद कौशल्यान। ये किसके लेखक है? संस्कृति के, जिनका जन्म 1905 में हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई? 1988 में हुई। और इनकी विधा का नाम है निबंध, और प्रमुख विधा है। चलिए, भदंत आनंद कौशल्यान का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ था। जो भदंत आनंद कौशल्यान का जन्म कहाँ हुआ? पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ था। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यान जी बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने देश विदेश की काफी यात्रा की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, भदंत आनंद कौशल्यान लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। कहाँ रहे? वर्धा में रहे। भदंत की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 20 से अधिक क्या है? पुस्तकें प्रकाशित हैं। इसके बाद भदंत की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आहा, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि। ये क्या है? भदंत जी की प्रमुख रचना है। भदंत गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृति निबंध में हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। लेखक भदंत आनंद कौशल्यान ने सभ्यता की संस्कृति का परिणाम कहा। संस्कृति पाठ में न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया। संस्कृति पाठ में न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किसने किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो गुरुत्वाकर्षण है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? न्यूटन ने किया।
मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति क्या है? एक अविभाज्य वस्तु है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। इससे संबंधित प्रश्न 2023 में पूछा गया है। आग के आविष्कार के पीछे पेट की ज्वाला की प्रेरणा रही होगी। जो आग का आविष्कार हुआ उसके पीछे जो हमारा पेट की ज्वाला की प्रेरणा रही होगी। भदंत आनंद कौशल्यायन के बचपन का नाम हरनाम दास था। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या दिया आगे। नहीं, यहाँ इसके आगे कुछ दिया नहीं है। इस प्रकार बच्चों आपको वन लाइनर जो थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6 के वन लाइनर जो दिए गए हैं वो बताया गया जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये आपका कौन सा खंड था? गद्य खंड था। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने पद खंड बताए थे और आने वाले वीडियो में जो भाषा शैली से संबंधित है, भाषा से संबंधित वह बताएंगे। उसके बाद आपका लास्ट जो दिया हुआ है चित्र, इस प्रकार से जो आपका हिंदी के प्रत्येक जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे, जो 4 भाग में बनेंगे। पहला भाग हो गया पदखंड, दूसरा गद्यखंड आएगा, फिर उसके बाद भाषा तत्व आएंगे और उससे संबंधित, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो अंतिम पार्ट रहेगा वह बताएंगे। तो इस प्रकार से आपको हमने क्या बताया, ये वन लाइनर प्रश्न बताए कक्षा 10वीं विषय हिंदी के, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।